चलो, अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर जो अष्टक नियम है उसकी कुछ कमियाँ और कुछ मर्यादा जो है हम लोगों ने देखी। अब हम लोग आगे जो है नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक में जो है ज़्यादा कुछ समझाना है नहीं, थियरी है, लिखना ज़्यादा नहीं है। देखो, सहसंयोजी आबंध हम लोगों ने सीखा। क्या था सहसंयोजी आबंध? कि प्रत्येक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं और आबंध का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं आयनिक या विद्युत संयोजी आबंध, ठीक है। आयनिक या विद्युत संयोजी आबंध कैसे होगा? सबसे पहले देखो, जब आयनिक आबंध की बात हो रही है या विद्युत संयोजी आबंध की बात हो रही है, दोनों एक ही होते हैं। सबसे पहले वो परमाणु को आयनों में रूपांतर करना पड़ेगा। अब कम से कम 2 आयन तो चाहिए हमारे पास। एक धन आयन चाहिए और दूसरा ऋण आयन चाहिए। धन आयन कब मिलेगा? जब वो कोई उदासीन परमाणु होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त करे, तो वो धन आयन हो जाएगा। और ऋण आयन कब होगा? जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करे, तब वो ऋण आयन हो जाता है। जैसे कि ज़्यादातर धातु जो होती है, धातुओं को वायु स्वरूप में लाकर उसको आयनीकरण एंथैल्पी देकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी। तो हम लोगों को चाहिए आयनन एंथैल्पी। जबकि हैलोजन जो गैसें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ऋण आवेश वाली हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। आयनन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन सरलता से दूर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सरलता से दूर होगा तो उसको ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, अर्थात आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन को सरलता से प्राप्त करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन सरलता से प्राप्त करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋण होगा। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसा होना चाहिए? ऋण होना चाहिए। जितना अधिक ऋणात्मक होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन सरलता से प्राप्त करेगा। तो धातु को धन आयन बनाने के लिए आयनीकरण एंथैल्पी कम होनी चाहिए ताकि वो सरलता से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सके, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, हैलोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक हो, सरलता से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यह स्पष्ट है कि आयनिक आबंध निम्न आयनन एंथैल्पी, मतलब कि आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, निम्न आयन एंथैल्पी तथा अपेक्षाकृत निम्न इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाले होने चाहिए। अधिक ऋणात्मकता का मान क्या होता है? सबसे कम, ठीक है ना। अधिक ऋणात्मक मतलब कि अधिक ऋणात्मक का मान वही होना चाहिए कि वो सबसे कम होगा। कम ऋणात्मक का मान, देखो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बताता हूँ, एक -1 है और एक -5 है। तो -5 जो है वो अधिक ऋणात्मक है, इसलिए इसका मान जो है वो 1 से कम है, -1 से कम है। बोलो, समझ में आया? हाँ। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी कैसा होना चाहिए? निम्न। क्योंकि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को सरलता से प्राप्त करेगा कब? जब उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋण होगा। अधिक ऋण का मान मतलब क्या हुआ? मान कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आयनन एंथैल्पी भी निम्न होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी निम्न होनी चाहिए। ऐसे तत्वों के बीच सरलता से जो आबंध बनता है वो आयनिक आबंध होता है। क्योंकि ऐसे तत्व होंगे वो सरलता से इलेक्ट्रॉन को दान करके धन आवेश बन जाएंगे और ऐसे इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके, ऐसे तत्व इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ऋण आयन बन जाएंगे, इसलिए उनके बीच में आयनिक आबंध सरलता से बन जाएगा। बोलो, समझ में आया? जैसे एक इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, कि भाई Na प्लस Cl माइनस गिव्स यू NaCl।
तो सोडियम जो है वो सरलता से इलेक्ट्रॉन को दान करके धन आयन बन जाता है और क्लोरीन जो है वो सरलता से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ऋण आयन बन जाता है। अब उनकी ऊर्जाओं के मान हमको दिए गए तो हम लोग वो लिख लेते हैं। जैसे कि सोडियम से उसे इलेक्ट्रॉन को दान करके सोडियम धन आयन बनाने के लिए उसकी ऊर्जा चाहिए 495.8 किलो जूल प्रति मोल। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्लोरीन माइनस बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उसके पास होनी चाहिए -348.7। तो आप लोग देख लो आयन एंथैल्पी का मान, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो है वो कम है और आयनीकरण एंथैल्पी का आयन एंथैल्पी का मान 495 वो भी जो है वो कम ही कहलाता है। वैसे तो 1000, 1200, 1500 होते हैं, इसलिए ये कम हो जाता है। अब इन दोनों में से माइनस करें तो एक वैल्यू मिलती है, ठीक है। वो वैल्यू कितनी होगी? तो वो वैल्यू होगी 147.1 किलो जूल। इसमें से ही माइनस करेंगे तो इन दोनों का मान ये हो गया। यह परिमाण सोडियम क्लोराइड के विरचन जालक एंथैल्पी के मान की अपेक्षा अधिक प्रतिपूरित होता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रमों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा शोषित ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। अर्थात जब ये बनेगा तब इसमें से इतनी ऊर्जा का जो है वो शोषण करेंगे। देखिए ये प्लस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मूल्य पॉजिटिव है वो क्या है कि जब ये दोनों मिलकर Na+ और Cl- मिलकर जब सोडियम क्लोराइड बनाएंगे तब इतनी ऊर्जा उनको चाहिए। अतः किसी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का गुणात्मक मान उस यौगिक के विरचन जालक एंथैल्पी के ऊपर निर्भर करता है, न कि गैसीय अवस्था में उस आयनिक स्पीसीज द्वारा ऑक्टेट प्राप्ति पर। अर्थात अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का विरचन जालक एंथैल्पी, मतलब कि सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए वो सोडियम क्लोराइड की विरचन एंथैल्पी, मतलब कि सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, आवश्यक ऊर्जा का मान है -788 जूल। उससे तो ये कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये सरलता से जो है वो बन जाएगा। इसीलिए कोई भी आयन, धन आयन और ऋण आयन को जोड़कर कोई आयनिक यौगिक बनाना हो तो उस आयनिक यौगिक बनाने के लिए हम लोगों को विरचन जालक एंथैल्पी के मान के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, न कि उसके जो गैसीय अवस्था में उसकी जो ऑक्टेट प्राप्ति होती है उसके ऊपर। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो ऑक्टेट स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, विरचन जालक एंथैल्पी कितनी है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। अब हम लोगों को ये भी पढ़ना पड़ेगा कि जालक एंथैल्पी होती क्या है। जालक एंथैल्पी अर्थात उसका दूसरा नाम है जालक ऊर्जा। किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक की जालक एंथैल्पी कहते हैं। इन शॉर्ट, कोई आयनिक ठोस हमारे पास हो उसको तोड़ने के लिए और उसमें से धन आयन और ऋण आयन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है उस ऊर्जा को हम लोग जालक एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हुए NaCl जब ठोस अवस्था में होता है तब वो जालक रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? तो वो जालक रूप में होता है। अब ऐसा जालक हम लोग लेंगे और वो जालक हम लोग कितना लेंगे? 1 मोल लेंगे। फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? गैसों में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसे क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ने से हमको क्या मिलेगा? एक धन आयन मिलेगा और एक ऋण आयन मिलेगा। तोड़ने के लिए हमको क्या देनी पड़ी? ऊर्जा। उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? जालक एंथैल्पी। जैसे कि NaCl की जालक एंथैल्पी कितनी है? 788 किलो जूल पर मोल। मतलब कि अगर हम लोग इसको 788 किलो जूल अगर हम लोग ऊर्जा देंगे तो ये आयनों में रूपांतर हो जाएगा, टूट के जो है वो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर उसको बनानी हो तो प्लस की जगह क्या कर देने का?
माइनस, जिससे वो क्या हो जाएगा, विरचन मतलब कि बन जाएगा। तो तोड़ने के लिए प्लस हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है, और विरचन होने के लिए ऊर्जा का क्या करेगा, जो है वो मुक्त करेगा। तो पॉजिटिव मतलब कि वो ऊर्जा प्राप्त करेगा और माइनस मतलब कि वो ऊर्जा को मुक्त करेगा। जब NaCl बन रहा होगा तब इतनी ऊर्जा जो है यहाँ पर मुक्त होगी, और NaCl जब इसको तोड़ेंगे तो इतनी ऊर्जा उसको चाहिए, वो शोषित करेगा। बोलो समझ में आया? तो इस प्रक्रिया में विपरीत आवेश वाले आयनों में आकर्षक बल तथा समान आवेश वाले आयनों में प्रतिकर्षण बल दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ठोस क्रिस्टल त्रिविमीय होता है, अतः केवल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों को अन्योन्य क्रिया से ही जालक एंथैल्पी का परिकलन करना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ आकर्षण और प्रतिकर्षण से ही बल बन जाएगा और आबंध बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टल ज्योमेट्री संबंधित कारकों का भी इसमें आप लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे आप लोगों का जालक एंथैल्पी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं, 4.3 आबंध प्राचल। आप लोगों ने अब तत्वों के मध्य आबंध बनाना सीख लिया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर अष्टक रचना पूर्ण करके आबंध बनता है, कि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हम लोगों ने सीख लिया। आयनिक आबंध भी कैसे बनता है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब हमको ये जो आबंध हम लोगों ने सीखे हैं उनके बारे में हमको थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो उन आबंधों को प्रस्तुत करने के लिए कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तो वो चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राचल। तो पहला है आबंध लंबाई। आबंध लंबाई कैसे प्राप्त होती है, किसी की भी आबंध लंबाई, देखो आबंध लंबाई हमेशा पिकोमीटर में ली जाएगी। मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में कहा था कि पिकोमीटर बार बार आएगा। किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच साम्य अवस्था दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। जैसे कि कोई परमाणु हमारे पास है, ये रहा एक परमाणु और ये दूसरा परमाणु, दोनों परमाणु जुड़े हुए हैं, तो दोनों परमाणु की नाभिक भी होगी और नाभिक के इन दो नाभिकों के मध्य जो दूरी होगी, इस दूरी को हम लोग कहेंगे आबंध लंबाई। बोलो समझ में आया? ठीक है। लेकिन ये दूरी कैसी होगी, साम्य अवस्था दूरी होगी। ये दूरी कैसी होगी, साम्य अवस्था दूरी होगी। कि भाई अगर मानो कि इसकी त्रिज्या RA है और इसकी त्रिज्या RB है, क्योंकि ये A परमाणु है और ये B परमाणु है, तो इन दोनों की आबंध लंबाई कितनी हुई, तो दोनों की त्रिज्याओं का योग करना है, RA प्लस RB, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, आबंध लंबाई जो है वो प्राप्त हो जाती है। आबंध लंबाई को हम लोग कैपिटल R से दर्शाते हैं। आबंध लंबाई स्पेक्ट्रमी, एक्स किरण विवर्तन तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधियों की सहायता से ज्ञात की जाती है। ऐसे ही हम लोग आबंध लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप लोगों को स्पेक्ट्रा मतलब कि वर्णपट लेने पड़ेंगे, एक्सरे निकलवाना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन भी करना पड़ता है। ऐसी विधियों की सहायता से हम लोग आबंध लंबाई प्राप्त करते हैं, ठीक है। सहसंयोजी आबंध में प्रत्येक परमाणु का योगदान उस परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि ये परमाणु ये आबंध लंबाई में अपनी अपनी त्रिज्या का योगदान दे रहे हैं, तो इनको अपनी खुद की क्या कहेंगे, संयोजी त्रिज्या। ए परमाणु की ये इसकी संयोजी त्रिज्या है और ये बी परमाणु की उसकी संयोजी त्रिज्या है। आबंधित अवस्था में किसी परमाणु के क्रोड़ जो संलग्न परमाणु के क्रोड़ के संपर्क में होती है की त्रिज्या की उसकी संयोजी त्रिज्या मानी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि ये परमाणु इस परमाणु के साथ यहाँ पर संपर्क में है, यहाँ पर ए परमाणु बी परमाणु के साथ यहाँ पर संपर्क में है, तो केंद्र से नाभिक से उसकी जो ये दूरी है वो ये त्रिज्या कही जाएगी, तो इसे हम लोग सहसंयोजी उसकी त्रिज्या कहते हैं। वान डेर वाल त्रिज्या अनाबंधित अवस्था में संयोजी कोश सहित परमाणु का समग्र आकार निरूपित करती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है वान डेर वाल त्रिज्या, तो वो वान डेर वाल त्रिज्या जो है हम लोगों को समझना है। वान डेर वाल त्रिज्या क्या होता है कि जो परमाणु अनाबंधित अवस्था में रहते हैं
उनमें संयोजी कोश सहित पूरा परमाणु का पूरा समग्र आकार निरूपित होता है, तो उसे वान डेर वाल त्रिज्या हम लोग कहते हैं। उसकी टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देखना चाहो तो उसका चित्र आप लोग 4.2 में देख सकते हो। ठीक है, कि भाई क्लोरीन के अणु हेतु सहसंयोजी एवं वान डेर वाल त्रिज्या है। अंदर के वृत्त क्लोरीन के परमाणु का आकार इंगित करते हैं। RW एवं वान डेर वाल त्रिज्या है, जबकि RC जो है वो उसकी जो है, हाँ सहसंयोजी त्रिज्या तो हमको समझ में आ गया। वान डेर वाल त्रिज्या जो है आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट बुक में चित्र नंबर 4.2, उसमें वान डेर वाल त्रिज्या दी गई है 180 पिकोमीटर। ठीक है, वान डेर वाल त्रिज्या ठोस अवस्था में विभिन्न अणुओं के दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग होती है। वो आपको चित्र में जो है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ एकल द्वि तथा त्रि आबंधों की औसत लंबाइयाँ सारणी में दी गई है। टेबल आप लोग देख सकते हो, टेबल 4.2 और टेबल 4.3। आप लोगों को दिखेगा सिंगल बॉन्ड जो है उनकी आबंध लंबाई जो है वो छोटी है, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की आबंध लंबाई जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आबंध कोण। आबंध लंबाई कैसे प्राप्त हुई वो हम लोगों ने उसकी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम लोग देख रहे हैं आबंध कोण। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच बनने वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं पानी H2O, तो उसमें केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो आबंधन है केंद्रीय परमाणु के आसपास जो ये आबंधन है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म आबंध के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बीच के कोण को हम लोग आबंध कोण कहेंगे। तो आबंध कोण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ये वाला आबंध कोण हो सकता है और ये वाला आबंध कोण। हम लोग छोटा आबंध कोण लेते हैं, ये वाला जो छोटा मूल्य हो वो, तो 104.5 डिग्री। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से यह आबंध बने हैं, इसलिए इसे आबंधन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके जो सहसंयोजक आबंध बना है, इसे भी आबंध इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और केंद्रीय परमाणु के आसपास ये जो आबंधन इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बीच के कोण को हम लोग आबंधन कोण कहते हैं। दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आबंधन कोण और अआबंधन कोण। जैसे कि ऑक्सीजन बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई तो 4 बचे हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, उनको अगर युग्म कहें तो 2 युग्म हुए, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उनके अआबंधन इलेक्ट्रॉन है। अआबंधन, जिन्होंने आबंधन बनाने में हिस्सा नहीं लिया है, तो उनके बीच का कोण हमको नहीं देखना है। हमको कौन से बीच का कोण देखना है कि जो इलेक्ट्रॉनों ने अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ आबंधन करने में इस्तेमाल लिया हुआ हो, उनके बीच का ये कोण हमको देखना है। आबंध कोण को डिग्री में रूप में व्यक्त किया जाता है तथा प्रायोगिक तौर पर स्पेक्ट्रम में विद्युत द्वारा ज्ञात किया जाता है। आबंध कोण अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास ऑर्बिटलों के वितरण की जानकारी देता है। ये सब हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। अतः इससे हमें अणु जटिल आयन की आकृति को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। हम लोग कोण से पता लगा सकते हैं कि इस अणु का चित्र या आकृति क्या होगी। ठीक है, चलो आबंध लंबाई के बाद आबंध कोण भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं आबंध एंथैल्पी।
गैसीय स्थिति में दो परमाणु के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक परमाणु को गैसीय स्थिति में लाना पड़ेगा, फिर उस अणु में जो गैसीय स्थिति में आ चुका है उस अणु को हम लोग उसको ऊर्जा देंगे, फिर वहाँ पर हम लोगों को एक मोल तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम लोग आबंध एंथैल्पी कहेंगे। क्योंकि जब हम लोग अणु को तोड़ेंगे, जैसे कि ये हाइड्रोजन अणु है, तो पहले उसे गैसीय अवस्था में लाना पड़ेगा, फिर उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे जो हैं वो अणु टूटकर परमाणु में रूपांतर होंगे, उससे हम लोगों को ऊर्जा की जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हम लोगों को तो ये जानना पड़ेगा कि उसने एक मोल अगर तोड़ने हो तो कितनी ऊर्जा चाहिए, उसको हम लोग आबंध एंथैल्पी कहते हैं। मानो कि ये हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है वो टूटने वाला है, ये टूटेगा, लेकिन हमको ऐसे कितने आबंध तोड़ने हैं, एक मोल आबंध तोड़ने हैं। उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उस आवश्यक ऊर्जा को उसकी आबंध एंथैल्पी कहेंगे। जैसे कि इसकी आबंध एंथैल्पी है, एंथैल्पी को डेल्टा एच से दर्शाया जाता है, बराबर 498 किलो जूल प्रति मोल। नाइट्रोजन 435.8, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो O2 अणु हो तो उसको कैसे करेंगे, तो उसकी आबंध एंथैल्पी कितनी है, 498 किलो जूल प्रति मोल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। और जब नाइट्रोजन हो ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो उसे गैसीय अवस्था में ला के उसको ऊर्जा देंगे, आबंध टूट जाएगा और उसकी आबंध एंथैल्पी का मान इससे भी ज़्यादा होगा, 946 किलो जूल प्रति मोल। अर्थात आप लोग समझ सकते हो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मजबूत होता है और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड और भी जो है वो मजबूत होता है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो अणुओं को तोड़कर परमाणु में विघटित किया वो समान प्रकार के परमाणु थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। लेकिन यदि ऐसा अणु लें कि जिसके परमाणु भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा, जैसे कि HCl को गैसीय अवस्था में लाके उसका विघटन कर दिया गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, उसके लिए आबंध एंथैल्पी का मान 431 किलो जूल प्रति मोल होगा। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा विषम नाभिकीय द्विक परमाणु। विषम नाभिकीय द्विक परमाणु अर्थात यहाँ पे जो परमाणु हैं वो भिन्न है, अर्थात उनकी नाभिक भी भिन्न है, इसलिए उसे कहा गया विषम नाभिक परमाणु। ठीक है, बहु परमाणु अणुओं में आबंध सामर्थ्य का निर्धारण अधिक जटिल होता है, जैसे कि H2O। ठीक है ना, H2O में विच्छेदन हेतु आवश्यक ऊर्जा समान नहीं होती। जैसे कि हम लोग बात करें कि भाई H2O, तो H2O में इस तरह से बॉन्ड होता है, हम लोगों ने अभी देखा। तो इन दोनों में से पहले कोई एक बॉन्ड टूटेगा, तो पहले हाइड्रोजन दूर होगा और OH वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, तो उसके लिए उसकी ऊर्जा का मान क्या है, 502। अब आप लोग बोले कि सर इसको भी ब्रेक करेंगे तो उतनी ही ऊर्जा चाहिए, नहीं, ये जो OH है वो अलग से टूटेगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तब पहले की तुलना में ऊर्जा का मान कम चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा कोई जटिल अणु हो जैसे कि H2O,
तो उसके लिए प्रत्येक आबंध के तोड़ने का मान जो है वो समान नहीं होता है, ऐसा समझाया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि उसका औसत हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए जब 2 से अधिक परमाणु हो, जिसे हम लोग कहते हैं बहुपरमाणुक अणु, तो बहुपरमाणुक अणुओं में तो औसत आबंध ऊर्जा नामक पद का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला था 502, दूसरा था 427/2, तो 464.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, H2O के लिए ना ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे, हम लोग ये वाला लिखेंगे। इसलिए औसत ऊर्जा जो है, औसत हम लोग मान रखते हैं। चलो ये हम लोग इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे।